नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एनिमल हस्बेंड्री की टॉप 10 एमसीक्यूज के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। न्यूबॉर्न बेबी के जन्म लेने के कितने समय के बाद में हमें उसे कोलेस्ट्रम को फेड कराना चाहिए? पार्चुरेशन के बाद में जो पहला मिल्क निकलता है उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। जो कोलेस्ट्रम होता है वो एंटीबॉडीज के अंदर रिच होता है, तो इसलिए जैसे ही न्यूबॉर्न बेबी ने जन्म लिया उसके 15 मिनट के अंदर ही हमें उससे कोलेस्ट्रम फेड कराना चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विद इन 15 मिनट हमें उसे कोलेस्ट्रम फेड करा देना चाहिए। अगर कोलेस्ट्रम की बात करें तो कोलेस्ट्रम में जो प्रोटीन होता है वो नॉर्मल मिल्क के 7 टाइम्स होता है। काऊ के अंदर ये लगभग 21.7% होता है और वहीं जो बफेलो का कोलेस्ट्रम होता है उसमें 23.8% प्रोटीन होता है। अगर कोलेस्ट्रम फीडिंग की बात करें तो फर्स्ट 3 डेज के अंदर हमें 2 से 2.5 लीटर पर डे के हिसाब से कोलेस्ट्रम फीड कराना चाहिए। और अगर तीसरे दिन के बाद में बात करें तो कैटल के अंदर 1/10 ऑफ बॉडी वेट और बफेलो के अंदर 1/15 ऑफ बॉडी वेट हमें उससे कोलेस्ट्रम फीड कराना चाहिए। इंडिया की पहली कैटल काफ कौन सी है जिसने सरोगेसी से जन्म लिया? अगर प्रथम की बात करें तो ये पहली आईवीएफ बफेलो काफ है। होली पहली आईवीएफ कैटल काफ है। और गंगा की बात करें तो गंगा पहली क्लोन्ड कैटल काफ है। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए, पद्मावती, जो कि पहली कैटल काफ है जिसने सरोगेसी से जन्म लिया। इसके अलावा अगर पहले क्लोन्ड बफेलो काफ की बात करें तो समरूपा। अगर सेकंड क्लोन्ड बफेलो काफ की बात करें तो वो है गरिमा। और पहली क्लोन्ड एनिमल की बात करें वो है डॉली, जो कि एक शिप थी। इसे सोमेटिकली क्लोन किया गया था। सो के अंदर पार्चुरेशन की क्रिया को क्या कहते हैं? पार्चुरेशन यानी कि न्यूबॉर्न बेबी को जन्म देना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फेरोइंग। बाकी ऑप्शन में देख लेते हैं। सोविंग का मतलब होता है कि सॉइल के अंदर सीड को प्लांट करना। और अगर सिप के अंदर मेटिंग की बात करें तो उसे हम टपिंग कहते हैं। और अगर पिग में अगर मेटिंग की बात करें तो उसे हम कपलिंग कहते हैं। FSSAI के अकॉर्डिंग डबल टोन मिल्क के अंदर मिनिमम कितना प्रतिशत फैट होना चाहिए? अगर मिनिमम फैट परसेंटेज की बात करें तो वो होना चाहिए 1.5%। तो सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डबल टोन मिल्क के अंदर कम से कम 1.5% फैट होना चाहिए। FSSAI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कुछ और स्टैंडर्ड्स देख लेते हैं। अगर स्किम मिल्क की बात करें तो स्किम मिल्क के अंदर 0.5% से ज़्यादा फैट नहीं होना चाहिए। डबल टोन मिल्क के अंदर कम से कम 1.5% फैट होना चाहिए। टोन्ड मिल्क, सिप मिल्क, गोट मिल्क, रिकम्बाइंड मिल्क, इसमें मिनिमम 3% फैट होना चाहिए। काऊ मिल्क के अंदर मिनिमम 3.5% फैट होना चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क और मिक्स्ड मिल्क के अंदर मिनिमम 4.5% फैट होना चाहिए। बफेलो मिल्क के अंदर 5 से 6% मिनिमम फैट होना चाहिए। और वहीं अगर फुल क्रीम मिल्क की बात करें तो उसमें मिनिमम 6% फैट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रेग्नेंट काऊ के अंदर कवर्ड एरिया रिक्वायरमेंट कितनी होती है? जो प्रेग्नेंट काऊ होती है उसे 4 मीटर स्क्वायर कवर्ड एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। और वहीं अगर ओपन एरिया की बात करें तो वो चाहिए होता है उसे 8 मीटर स्क्वायर। और हमें यहाँ पे स्क्वायर फीट के अंदर पूछा गया। तो अगर स्क्वायर फीट में अगर बात करें तो कवर्ड एरिया उसका चाहिए होगा 40 से 50 स्क्वायर फीट और ओपन एरिया चाहिए होगा उसे 80 से 90 स्क्वायर फीट। तो सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 40 से 50 स्क्वायर फीट। एनिमल को जितना कवर्ड एरिया चाहिए होता है उससे डबल उसे ओपन एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। अगर यंग स्टॉक की बात करें जो 0 से 3 मंथ के हैं उनकी अगर कवर्ड एरिया की बात करें तो वो उसे चाहिए होता है 1 स्क्वायर मीटर। और वहीं अगर ओपन एरिया की बात करें तो उसे चाहिए होता है 2 मीटर स्क्वायर। अगर 3 से 6 मंथ के स्टॉक की बात करें तो उससे कवर्ड एरिया चाहिए होगा 1.5 मीटर स्क्वायर और ओपन एरिया उसे चाहिए होगा 3 मीटर स्क्वायर। अगर यंग स्टॉक 6 से 12 मंथ की बात करें तो उसे कवर्ड एरिया चाहिए होता है 2 मीटर स्क्वायर और ओपन एरिया चाहिए होगा 4 मीटर स्क्वायर। एडल्ट काऊ की बात करें तो उसे 3.5 मीटर स्क्वायर कवर्ड एरिया और 7 मीटर स्क्वायर उसे ओपन एरिया चाहिए होता है। प्रेग्नेंट काऊ और बफेलो की बात करें तो उन्हें कवर्ड एरिया चाहिए होता है 4 मीटर स्क्वायर और ओपन एरिया चाहिए होता है 8 मीटर स्क्वायर।
बुल की बात करें तो उसे 12 मीटर स्क्वायर उसे कवर्ड एरिया चाहिए होता है और ओपन एरिया उसे चाहिए होता है 24 मीटर स्क्वायर। और अगर डाउन कवर की बात करें तो उसे 12 मीटर स्क्वायर कवर्ड एरिया और ओपन एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। ये सारा डाटा स्क्वायर मीटर के अंदर है। और अगर हमें स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना है तो उसे हम 10.764 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें स्क्वायर फीट में डाटा मिल जाएगा। आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन के अंदर एग ट्रे किस एंगल पे रोटेट होती है? अगर नॉर्मल एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात करें तो उसे 90 डिग्री प्रति घंटे के हिसाब से उसे रोटेट करना पड़ता है और वो हॉरिजॉन्टली 45 डिग्री एंगल पर टिल्ट होते हैं। तो हमारा जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 90 डिग्री। हैचिंग और इंक्यूबेशन के बारे में कुछ और डाटा देख लेते हैं। जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 21 डेज का। जो पहला 18 डेज होता है वो सेटर होता है और लास्ट के जो 3 डेज होते हैं वो होते हैं हैचर के अंदर। तो अगर सेटर की बात करें तो सेटर में जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो चाहिए होता है 99.50 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 99.75 डिग्री फ़ारेनहाइट। और वहीं अगर हैचर में बात करें तो उसमें 98.50 डिग्री फ़ारेनहाइट उसे टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर ह्यूमिडिटी की बात करें तो सेटर में जो ह्यूमिडिटी चाहिए होती है वो चाहिए होता है 55 से 60% और हैचर में जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है 65 से 75%। अगर एक पोजीशन की बात करें तो सेटर के अंदर जो एक का जो लार्ज एंड होता है उसे हम ऊपर की तरफ रखते हैं। इसका हम लार्ज एंड ऊपर की तरफ क्यों रखते हैं? क्योंकि जो इसमें एयर सेल होता है वो होता है लार्ज एंड की तरफ, तो हम इसको ऊपर की तरफ रखते हैं ताकि जो चिक का हेड डेवलपमेंट हो रहा है वो एयर सेल की तरफ हो। अगर एयर सेल की तरफ इसका हेड डेवलपमेंट होगा उसमें जो हैचेबिलिटी परसेंटेज है वो बढ़ जाएगी। और वहीं अगर लार्ज एंड को नीचे की तरफ रखेंगे तो जो चिक का हेड है वो ऊपर की तरफ डेवलप होगा तो वो एयर सेल से काफ़ी दूर डेवलप होगा, तो इस कारण से हैचेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए हम जो सेटर होता है उसके अंदर हम लार्ज एंड को ऊपर की तरफ रखते हैं ताकि जो चिक का हेड डेवलपमेंट है वो एग सेल की तरफ हो और हैचेबिलिटी हमारी बढ़ जाए। और अगर अपन हेचर की बात करें तो हेचर के अंदर जो एग होता है उसे हॉरिजॉन्टल रखा जाता है। एग टर्निंग की बात करें तो सेटर के अंदर अगर हम एग टर्निंग मैनुअल कर रहे हैं तो हमें एक दिन के अंदर कम से कम 6 से 8 बार उसमें टर्निंग करनी पड़ती है। और वहीं अगर ऑटोमेटिक है तो 24 टाइम्स होती है पर डे के अंदर, यानी कि हर घंटे के अंदर एक बार टर्निंग होती है। और अगर अपन हेचर में बात करें तो हेचर के अंदर टर्निंग की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर हम वेंटिलेशन की बात करें तो जो हमें ऑक्सीजन लेवल है वो 21% चाहिए होता है। अगर ऑक्सीजन लेवल 21% से 1% भी कम हुआ तो हमारी जो हैचेबिलिटी है वो 5% से रिड्यूस हो जाएगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की टॉलरेंस लेवल की बात करें तो वो पहले 4 डेज के अंदर 0.3% होता है। अगर 0.5% से अगर CO2 लेवल अगर बढ़ जाएगी तो हमारी हैचेबिलिटी उसके अंदर कम होना शुरू हो जाती है। और अगर CO2 लेवल 5% से ज़्यादा चला जाए तो ये कम्प्लीटली लीथल होता है। चिकन का जो फिजियोलॉजिकल जीरो टेम्परेचर होता है वो होता है 24 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फिजियोलॉजिकल जीरो टेम्परेचर क्या होता है? फिजियोलॉजिकल जीरो टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके नीचे अगर टेम्परेचर जाने पर जो एम्ब्रियो ग्रोथ है वो बंद हो जाती है और उसके ऊपर एम्ब्रियो की ग्रोथ स्टार्ट होती है। अगर इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो वो होता है 21 डेज। अगर ब्रीडर हाउस में हैचिंग एग की कलेक्शन की बात करें तो वो हम एक दिन के अंदर कम से कम 4 बार करते हैं। निम्न में से किसके लिए RM टेस्ट यूज किया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घी के लिए हम RM टेस्ट यूज करते हैं। RM यानी कि रिचर्ड एंड मैसल। घी के लिए जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 26 से 28। केटल का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? जो केटल में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड और हमें यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछा गया है। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 101.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर डिग्री सेंटीग्रेड को हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो उसका फॉर्मूला होता है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड
+32। अगर हमें डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा डिग्री फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई बाय 5/9। कुछ और एनिमल्स के बॉडी टेम्परेचर देख लेते हैं। आपको ये दोनों डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, आप इनमें से कोई भी एक डाटा याद कर लीजिए। जो भी आपको एग्जाम पूछे उसके अकॉर्डिंग इसे आप कन्वर्ट कर लेना। हॉर्स के अंदर अगर टेम्परेचर की बात करें तो वो होता है 38 डिग्री सेंटीग्रेड। बफेलो और डंकी के अंदर 38.2 डिग्री सेंटीग्रेड। कैटल के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो होता है 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड। शिप एंड पिग में जो टेम्परेचर होता है वो होता है 39 डिग्री सेंटीग्रेड। गोट एंड काफ में टेम्परेचर होता है 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड। पिगलेट में जो टेम्परेचर होता है वो होता है 39.8 डिग्री सेंटीग्रेड। केमल के अंदर 30.5 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और वहीं अगर चिकन में बात करें तो चिकन के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो होता है 42 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे पुअर मेंस काउ के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोट को हम पुअर मेंस काउ के नाम से जानते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग पे है। इसके अंदर जो पहला जो कॉलम है इसके अंदर हमें कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में दिया गया है और जो सेकंड कॉलम है उसके अंदर हमें प्लेस के बारे में बताया गया है। अगर सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो यह है इज्जतनगर के अंदर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन गोट्स वो है मथुरा के अंदर। सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट है अबिकानगर के अंदर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी वो है बेंगलोर के अंदर। तो अगर हम इन ऑप्शन में देखें तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आज का वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग।